दिसंबर की कड़ाके की ठंड। जब पूरे गांव ने सर्द हवाओं के आगे घुटने टेक दिए, तब एक ईमानदार लकड़हारा रमेश मुश्किलों से लड़ रहा था। बारिश ने उसका काम ठप कर दिया। घर में राशन खत्म था। रमेश बेटा, क्या तुम जंगल से लकड़ियों का गट्ठर ले आए? इसे जल्दी से यहाँ दे दो ताकि हम तुरंत आग जला सकें। हाँ काका, जैसा आपने कहा था मैं ले आया। ये रहा लकड़ियों का गट्ठर, आप इसे ले लीजिए। रमेश बेटा, आज तुम्हें लकड़ियों का भुगतान नहीं हो पाएगा। असल में शहर से बेटे ने अभी तक पैसा नहीं भेजा है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है काका, इसकी फिक्र मत कीजिए। जब आपके पास पैसों का इंतजाम हो जाए तसल्ली से तब दे देना। ईश्वर तुम्हें ढेर सारा सुख दे मेरे बच्चे। तुम हमेशा खुश रहो और भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे। धन्यवाद काका, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब इजाजत दीजिए, मुझे बाकी लोगों को भी जल्दी से जल्दी लकड़ियां देनी है। नंदू काका, मैं दरवाजे पर हूं, क्या आप अंदर हैं? मैं आपकी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया हूं। हाँ बेटा, मैं बस आ रहा हूँ, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। काका, ये रही आपकी लकड़ियां, मैंने इन्हें यहीं रख दिया है। रमेश, आज माफ करना, पर मुझे अपनी जरूरत से थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए होंगी। हाँ काका, कोई समस्या नहीं, मैं अभी दे रहा हूं। देख लो, ये लो, आपकी बची हुई लकड़ियां हैं। अब सब ठीक है? ये रहे रमेश तुम्हारे लकड़ियों के पैसे। और हाँ, एक बात याद रखना, कल तुम ज्यादा लकड़ियां लाना, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि यह साल बहुत ठंडा रहेगा। ठीक है काका, आप निश्चिंत रहिए, मैं कल समय पर आपके लिए और लकड़ियां लेता आऊंगा। दिन भर की मेहनत खत्म हुई और सारी लकड़ियां रमेश ने घर की राह पकड़ी। उसी पल ठंड का प्रकोप शुरू हुआ और तेज तेज हवाएं बहने लगीं। हे भगवान, ये हवा तो सब कुछ जमा देगी। अगर मैं तुरंत घर नहीं पहुंचा तो पक्का ठंड लग जाएगी और मैं बुरी तरह बीमार पड़ सकता हूं। कृपा करके बस जल्दी से यह सफर खत्म हो जाए ताकि मैं इस कंपाने वाली हवा से बच सकूं। हे राम, वे कहाँ रह गए हैं? बाहर तो इतनी तेज और बर्फीली हवाएं चल रही हैं और वे अभी तक घर नहीं पहुंचे। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया है कि ठंड के दिनों में जल्दी घर आ जाया करो, पर वे मेरी एक बात मानते ही नहीं। आखिरकार आप आ ही गए। आपकी कितनी देर से राह देख रही थी। आपको कितनी बार कहा है कि ठंड के दिनों में अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो, वरना शाम की ये हवाएं आपको बीमार कर देंगी। अब जल्दी से आइए और चूल्हे के पास बैठ जाइए। मैं तुरंत आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। ठीक कह रही हो सीमा, तुम्हारी चिंता सही है। बाहर सचमुच बेहद ठंड है। कल से मैं सुबह काफी जल्दी निकलूंगा और यह ध्यान रखूंगा कि शाम होने से पहले सारा काम निपटाकर घर आ जाऊं। वह गरम और मोटा वाला कंबल निकाल देना। ठंड बहुत बढ़ गई है, लगता है इसके बिना रात नहीं कटेगी। इस तरह रमेश और उसका परिवार पेट भरकर सो गया। उधर गांव के सभी लोग अंधेरी रात में आग की गर्माहट के सहारे किसी तरह समय काट रहे थे। गांव पर सर्द हवाओं का पूरा कब्जा था और इतनी जबरदस्त ठंड का दृश्य हमेशा दिसंबर में ही दिखाई देता है। ओ सीमा, कहाँ हो? बाहर बहुत ठंड है, मुझे एक कप गर्मागर्म चाय दे दो। इसे पीते ही मैं बिना देर किए काम पर जाऊंगा।
हाँ, मैं बस अभी ले आई। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। इसे आराम से पीजिए, बाहर बहुत ठंड है। ठीक है सीमा, तो अब मैं चलता हूँ। आज का काम बहुत जरूरी है। रमेश तुरंत घर से बाहर निकल गया। उसने महसूस किया, हे भगवान, आज ठंड काफी है। मुझे तेजी से जंगल की ओर चलना चाहिए, जिससे सारा काम समय पर खत्म करके मैं अंधेरा होने से पहले घर लौट सकूं। सुबह के समय पूरे गांव में बेहद घना कोहरा छाया हुआ था। गांव वाले ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जलाकर उनकी गर्माहट ले रहे थे। इसी माहौल में रमेश तेजी से गांव पार करके जंगल की ओर बढ़ रहा था। अरे रमेश भाई, क्या तुम जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हो इतनी ठंड में? हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं वहीं लकड़ी लाने के लिए ही निकल रहा हूं। भाई, एक जरूरी बात है। हर कोई कह रहा है कि इस साल ठंड इतनी ज्यादा होगी कि रिकॉर्ड टूट जाएगा। मौसम विभाग का मानना है कि ठंड इस बार सबसे ज्यादा परेशान करेगी, इसलिए हमें अभी से हर तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए। हे भगवान, अगर ठंड में बारिश हो गई तो हमारा हर तरह का काम रुक जाएगा। भाई, क्या तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सच है? अगर यह खबर सही निकली तो सबसे पहले तो मेरा ही काम बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं अब बातें नहीं करूंगा। मुझे अभी जल्द से जल्द जंगल के लिए निकलना है। यह कहकर रमेश तुरंत जंगल की ओर चला गया। वहां उसने लकड़ियां काटी और रोज की तरह गांव गांव जाकर उन्हें बेचा। मगर इसी गांव में एक और लकड़हारा भी था, जिसका नाम कालूराम था। वह भी जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में बेचता था, पर कालूराम बहुत ज्यादा लालची था। वह हमेशा गांव वालों को लकड़ियां बहुत महंगे दाम पर बेचा करता था। इसी लालच के चलते कालूराम ने ढेरों लकड़ियां काटकर अपने घर में इकट्ठी कर ली थी। आप इतनी मेहनत से लकड़ियां जमा कर रहे हैं, पर फायदा क्या? उन्हें गांव में जाकर सही समय पर बेच क्यों नहीं देते ताकि मुनाफा हो? अरे भाग्यवान, तुम जल्दबाजी मत करो। थोड़े ही दिनों में अपने गांव में जोरदार बारिश होगी। उस समय हर जगह की लकड़ियां गीली हो जाएंगी। यह हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होगा, जब मैं अपनी सूखी लकड़ियों को कई गुना ज्यादा ऊंचे दाम पर बेचकर फायदा कमाऊंगा। मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन यह सोच अच्छी नहीं है। इस तरह ऊंचे दाम पर लकड़ियां बेचना कतई सही नहीं होगा। तुम चुपचाप अपना काम देखो। अब तुम मुझे यह मत समझाओ कि दुनियादारी में क्या सही है और क्या चीज गलत है। कालूराम ने गुस्से में पत्नी की बात काटकर उसे चुप करा दिया और अपने लालची प्लान के लिए सही समय का इंतजार करता रहा। वहीं रमेश मेहनत से लकड़ियां बेचकर घर आ गया। जब रात हुई तो अंधेरे आसमान में लगातार बिजली चमकने लगी और उसी के साथ मूसलाधार बारिश तेजी से शुरू हो गई। कड़कने वाली बिजली की आवाज से चौंक कर रमेश उठा और यह देखने के लिए दरवाजे के पास गया। हे भगवान, यह तो बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। आज दिन में ही गांव वाले बातें कर रहे थे कि इस साल ठंड बहुत पड़ेगी और पानी भी गिरेगा, पर इतनी तेजी से बारिश होगी ये मेरे अंदाज से बाहर था। अगर यह बारिश नहीं रुकी तो अब क्या होगा? सारी लकड़ियां बेकार हो जाएंगी। अरे सीमा, क्या तुम सुन रही हो? देखो तो बाहर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। हाँ, यह इतनी ज्यादा तेज है कि हमें याद नहीं कि इससे पहले कभी इतनी जोर की बारिश हुई हो। साथ ही ठंडी हवाएं भी बहुत जोर से बह रही हैं। बिना देर किए अंदर वाले कमरे की ओर चलिए। इस ठंड में बाहर अगर हम एक पल भी ज्यादा रुके तो यह निश्चित है कि हमें ठंड लग जाएगी और तबीयत बिगड़ जाएगी। हाय राम, अब हम क्या करेंगे? जंगल की हमारी सारी लकड़ियां पूरी तरह भीग जाएंगी और हमारा सारा काम ठप हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, ये तो बस सर्दी की शुरुआत है। ये बारिश बहुत जल्द थम जाएगी और शायद सुबह होने तक
पूरी तरह बंद हो जाएगी। यह सोचकर रमेश और सीमा तो सो गए, मगर रात भर मूसलाधार बारिश लगातार होती रही। बिजली की डरावनी गड़गड़ाहट की आवाज सुबह होने तक सुनाई देती रही। ऐसा लगा जैसे यह बारिश कभी भी बंद होने का नाम ही नहीं लेगी। ओह सीमा, देखो तो सुबह हो गई, पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अगर यह बारिश आज भी ऐसे ही होती रही तो सोचो, मैं अपनी लकड़ियों को गांव में कैसे बेचूंगा। जी, बारिश तो बिना रुके पूरी रात से हो रही है और इस वजह से पूरा गांव पानी में भीग चुका है। ऊपर से बहुत तेज ठंडी हवा भी चल रही है। आइए हम अंदर वाले कमरे में चलकर आग जलाते हैं और गर्माहट लेते हैं। आग से कमरा हल्का सा गर्म हुआ था, लेकिन बारिश होने के कारण ठंड तेजी से बढ़ रही थी। ये लगातार बारिश गांव के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बन गई थी, क्योंकि यह बंद ही नहीं हो रही थी। हे भगवान, देखो, हमारे पास तो बस अब यही आखिरी लकड़ियां हैं। इसके बाद घर में जलाने के लिए कोई लकड़ियां नहीं बचेंगी और यह बारिश तो अभी तक रुकी भी नहीं है। जैसे ही सीमा ने अपनी बात खत्म की, तुरंत उस मूसलाधार बारिश ने थमने का फैसला कर लिया और वह अचानक रुक गई। सीमा, सच में मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी फरियाद सुन ली है। देखो तो, इतनी जोर की बारिश अचानक रुक गई। हाँ, बारिश तो भले ही बंद हो गई है, लेकिन मुश्किल यह है कि अब भी हम लकड़ियां नहीं ला पाएंगे। इतनी देर से बारिश हो रही थी तो जंगल की सभी लकड़ियां पूरी तरह गीली हो गई होंगी। हम एक काम कर सकते हैं, मैं अभी पड़ोस की शोभा काकी से कुछ कंडे मांग कर लाती हूँ। उम्मीद है इससे हमारा 2-4 दिन का काम चल जाएगा, क्योंकि इस भयंकर ठंड में गर्माहट के बिना तो जीना मुश्किल है। बस इतना बोलकर सीमा तुरंत घर से बाहर निकली और कंडे मांगने के लिए शोभा काकी के घर की तरफ चली गई। ओह शोभा काकी, क्या आप घर पर हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, जरा बाहर आइए। हाँ, मैं यहीं हूँ। आओ बेटी, अंदर आओ। आज सुबह सुबह यहाँ तुम्हारा कैसे आना हुआ? शोभा काकी, देखिए ना, ये ठंड तो जान ही नहीं छोड़ रही और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब घर में आग जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं बची है। इसलिए क्या आप मुझे कुछ कंडे दे सकती हैं? हाँ बेटी, तुम रुको, मैं बस अभी तुम्हारे लिए कंडे लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, पर एक बात सुन लो, मेरे पास भी बहुत ही कम कंडे बचे हैं। इतने दिनों से धूप नहीं निकली है, इसीलिए नए उपले सूख नहीं पाए। माफ करना, मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। तुम्हें इन्हीं से काम चलाना होगा। कंडे मिलने के बाद सीमा घर की ओर चल दी। तभी रास्ते में फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, तुम तो ऊपर से नीचे तक भीग गई हो। जल्दी से अंदर जाकर सूखे कपड़े पहनो, वरना इस ठंड में तुम बीमार पड़ जाओगी। कपड़े बदलने के बाद सीमा आराम से आग के पास बैठी थी। दूसरी ओर कालूराम के लिए वह सही घड़ी आ गई थी, जिसका वह इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। कालूराम ने फौरन अपनी सारी लकड़ियां उठाईं और गांव की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। रमेश, तुम सही समय पर आए हो। लकड़ियां लाए हो क्या? लाओ लाओ, बिना देर किए हमें ये लकड़ियां दे दो, हमें आग जलानी है। हाँ काका, आपके लिए ये लकड़ियां मैं ले आया हूं। अब आप इन्हें आग जलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसकी वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरत थी। लाओ कालूराम, ये पकड़ो अपने पैसे। तुम्हारी मदद से हमें बहुत राहत मिली है। काका, माफ करना, ये तो सिर्फ 10 रुपए हैं। इस वक्त लकड़ियों के पूरे 20 रुपए और लगेंगे, यानी कुल 30। अरे, तुम इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो? रमेश तो हमें इतनी ही लकड़ियां कम दाम में ही देकर जाता है। काका, जरा सोचिए, कितने दिनों से बारिश हो रही है। जंगल की एक एक लकड़ी गीली हो गई है और इसीलिए गांव में लकड़ियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। इस समय दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपको ये लकड़ियां चाहिए तो आपको 20 रुपए देने ही पड़ेंगे। रमेश को भी लकड़ियां नहीं मिलेंगी।
मैं भी यह लकड़ियां बाजार से महंगे दाम में खरीद कर लाया हूँ। कालूराम ने बड़ी आसानी से पूरे गांव को लकड़ियां बेच दी, जिससे उसकी जेब काफी अच्छी भर गई। बाढ़ और ठंड के कारण गांव वाले कालूराम से महंगी लकड़ियां खरीदने को मजबूर थे। मगर आज रमेश के घर में हालात बहुत खराब थे, क्योंकि घर का पूरा राशन खत्म हो चुका था। देखिए, घर में अब कुछ भी खाने के लिए बाकी नहीं रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आप गांव जाइए, एक बार पता कीजिए कि क्या कुछ खाने को मिल सकता है। अगर कुछ न मिले तो कृपया रामदयाल जी की दुकान से उधार लेकर ही आइएगा। सुबह के समय पूरा गांव घने कोहरे से भरा था। पेट की भूख के कारण रमेश जल्दी से खाने की तलाश में रवाना हुआ और रामदयाल की दुकान तक पहुंचा। रामदयाल जी, मेरे घर में आज राशन की सख्त कमी हो गई है। इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे ही मेरी कमाई होगी, मैं सबसे पहले आपका हिसाब चुकता करूंगा। देखो रमेश, मौसम खराब होने की वजह से मेरा व्यापार भी बंद है और मेरी कमाई भी नहीं हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी कोई भी सामान उधार नहीं दे सकता। तुम किसी दूसरे दुकानदार से जाकर मांग लो। रामदयाल ने रमेश को पूरी तरह से साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद रमेश बहुत ज्यादा निराश हुआ और दुखी मन से दुकान से बाहर चला गया। हे भगवान, ये कैसी घड़ी है। घर में पेट भरने के लिए कुछ नहीं है और ठंड भी तेजी से लग रही है। अब तो घर की सारी लकड़ियां खत्म हो गईं और आसपास कुछ दूसरा जलाने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। अब मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं? तभी रमेश का एक पुरानी दोस्त, जो बाजार में सब्जी बेचता था, उसी गली से गुजरा। अरे रमेश, क्या हाल है? तुम तो काफी दिनों से दिखे ही नहीं। रमेश भाई, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या कोई बड़ी परेशानी आ गई है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। हीरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? ठंड और बारिश से तो मेरी हालत बहुत खराब है। घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं है और रामदयाल जी ने भी मदद करने से मना कर दिया। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं अब खाली हाथ वापस घर कैसे जाऊं। सीमा बाहर मेरी राह देख रही होगी और खाली हाथ जाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। हाँ रमेश, मानता हूं तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है। सच कहूं तो मैं भी इस ठंड से बहुत तंग आ गया हूं। इतने दिनों की बारिश से मेरा सारा सामान नहीं बिका। मेरे पास फिलहाल कुछ आलू हैं। मैं सिर्फ इतने से ही तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा। आज सुबह मैंने जो 10 रुपए कमाए हैं, ये भी तुम रख लो। हीरा, इस समय तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा उपकार मानूं और किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। भाई, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? हम सब इस मुश्किल घड़ी में हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये आलू लो और तुरंत घर जाओ। बाहर जानलेवा ठंड है। मैं भी अब अपने घर चलता हूं। एक दूसरे को धन्यवाद देते हुए हीरा और रमेश दोनों अलग अलग रास्तों से अपने घरों की ओर आगे बढ़ गए। चूल्हा लाकर सीमा ने गर्मा गर्म आलू उबाल दिए। वे दोनों जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए, ठीक उसी वक्त उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बेटा, क्या घर में कोई है? ठंड में इस गरीब की मदद करो। इस दुखियारी की जरा मदद कर दो। बेटा, कोई मेरी आवाज तो सुन लो। अंदर से आवाज सुनकर रमेश और सीमा दोनों बाहर निकल आए। बाहर कंपाने वाली ठंड में एक बुढ़िया खड़ी थी, जो अपनी लाचारी में लगातार लोगों से मदद की भीख मांग रही थी। अम्मा जी, आप इतनी ज्यादा ठंड में इस समय घर के बाहर अकेले क्या कर रही हैं? बेटा, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। पिछले 2 दिनों से मैंने पेट भरकर कुछ नहीं खाया है। विनती है, कुछ खाने को दे दो, नहीं तो तुम्हारे सामने ही भूख के मारे मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप इतनी ठंड में बाहर मत रहिए। आप जल्दी से अंदर आ जाइए। रमेश ने बिना देर किए अंदर से गर्मा गर्म उबले हुए आलू की प्लेट लाकर बुजुर्ग अम्मा को थमा दी। बेटा, मुझे यह ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। अगर हो सके
तो कृपा करके थोड़ी सी लकड़ियां और जला दो ताकि गर्माहट मिल सके। अम्मा जी, हमें माफ करना। दुख की बात है कि अब हमारे पास एक भी लकड़ी नहीं बची है। जो भी थोड़ी लकड़ियां थीं, हमने उनका इस्तेमाल आलू पकाने में कर लिया। इसलिए अब आग जलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। चलो, कम से कम यह खाना तो मिला है। मैं इसी से अपनी भूख मिटा लूंगी। आलू खाने के बाद उसका पेट पूरी तरह से भर जाता है। बेटा, मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तुम्हारी मदद से आज मेरा पेट भर गया, क्योंकि मैं वास्तव में काफी दिन से भूखी थी। मैंने तो यह ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारे सारे आलू मैं खा गई। अब तुम दोनों क्या खाकर रहोगे? अम्मा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारा पेट तो तभी भर गया जब हमें यह देखकर संतुष्टि मिली कि आपका पेट भर गया है। बेटा, तुम बहुत ही दयालु और सीधे हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर ये लो, ये कुछ खास बीज हैं। इन्हें तुम अपने आंगन में प्यार से लगा देना। अम्मा, यह बीज किस पौधे के हैं? बेटा, यह बीज तुम्हें वही देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। पर अम्मा, इनको बड़ा होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। अरे बेटा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। याद रखना, यह कोई मामूली बीज नहीं है, बल्कि यह एक चमत्कारिक जादुई बीज है। तुम बस इसे आदर के साथ अपने घर के आंगन में लगा देना और इसका कमाल तुम ठीक अगले दिन सुबह देखना। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। अम्मा, बाहर इतनी ज्यादा ठंड है, आप अकेले कहाँ जाएंगी? आपसे अनुरोध है कि आप रात भर यहीं आराम से रुक जाइए। धन्यवाद बेटा, पर अब मेरा रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारी मदद करने का जो काम था वह मेरा पूरा हो गया है। अब मेरे लिए यहाँ से निकलना जरूरी है। अम्मा के जाते ही रमेश ने जल्दी से उन अजीब बीजों को अपने आंगन की जमीन में लगा दिया। सुबह होते ही रमेश को बीजों की बात याद आई और वह उन्हें देखने के लिए झट से बाहर आया। बाहर का नजारा देखते ही रमेश दंग रह गया। सीमा भी यह अद्भुत दृश्य देखकर हैरान थी। रात भर में बीज बढ़कर अब घने पेड़ बन चुके थे। अरे वाह, यह तो सच में कोई जादुई पेड़ लगता है जी। अब हमें कभी भी लकड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अब बिना देर किए जल्दी से इन लकड़ियों की कटाई कर लेता हूँ और फिर मैं इन्हें गांव में अच्छे दाम पर बेच दूंगा। ढेरों लकड़ियों को काटकर रमेश उन्हें कंधे पर रखता है और गांव की ओर जल्दी से निकल पड़ता है। काका, आपके लिए गर्माहट के लिए ढेर सारी लकड़ियां मैं ले आया हूं। ये आपके काम आएंगी। अरे बेटा, तुम बहुत अच्छा किए जो तुम लकड़ियां लेकर आ गए। हम 2 दिन से इस ठंड में बेहद दुखी थे, क्योंकि आग जलाने के लिए तो एक भी लकड़ी नहीं बची थी। ऊपर से कालू राम भी पिछले 2 दिनों से बाजार में लकड़ियां देने नहीं आ रहा। काका, अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं आपको हर रोज लकड़ियां सही समय पर जरूर पहुंचा दिया करूंगा। और रमेश बेटा, मुझे हैरानी हो रही है कि तुमने ये लकड़ियां कहां से इकट्ठी की। लगातार बारिश हो रही है और सूरज भी नहीं निकल रहा। बाकी सबके पास तो गीली लकड़ियां हैं, फिर ये सूखी लकड़ियां तुम कहां से लाए? काका, आप बस इतना ही समझ लीजिए कि यह ऊपर वाले भगवान का कोई चमत्कार है। ठीक है काका, अब मैं चलता हूं, क्योंकि मुझे पूरे गांव में बाकी लोगों को भी लकड़ियां देने जाना है। इतना कहकर रमेश जल्दी से आगे बढ़ गया, पर कालूराम वहां से यह सब ध्यान से देख रहा था। उसे रमेश पर पूरा संदेह था, इसलिए उस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए कालूराम ने रमेश का पीछा करना शुरू कर दिया। अरे, आप भी आ गए। देखकर लगता है कि आज तो हमारी सारी लकड़ियां बहुत आसानी से बिक गई होंगी, है ना जी? हाँ सीमा,
अब हमारी यह मुश्किल हमेशा के लिए खत्म हो गई। हमें अब किसी भी बाहरी जगह से लकड़ियां लाने की सोचने की जरूरत नहीं है। हम इसी चमत्कारी पेड़ से हर दिन लकड़ियां काट लिया करेंगे। हाँ जी, उस दयालु अम्मा का बहुत भला हो जिसने हमें यह जादुई पेड़ दिया है। वाह, इस पेड़ की लकड़ियां तो अब कभी खत्म ही नहीं होंगी। हम इन लकड़ियों को बेचकर सबसे पहले अपने घर की सभी मुश्किलों को हल कर लेंगे। अच्छा, तो सारा कमाल इस जादुई पेड़ का है। मैं भी क्यों ना इसका फायदा उठाऊं? यह सोचकर कालूराम तुरंत वहां से चला गया। लेकिन रात के गहरे अंधेरे में वह रमेश के घर के पास आया और चोरी से उस पेड़ से लकड़ियां काटकर उन्हें अपने घर ले गया। काका, मैं आपके लिए लकड़ियां ले आया हूं, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। आप बताइए, आपको कितनी लकड़ियां चाहिए? देखो कालूराम, अब मुझे तुम्हारी लकड़ियों की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। अब हमारा विश्वा हमें नियमित रूप से लकड़ियां दे जाता है। तुमने जो हमारी विवशता का फायदा उठाया था उसे हम भूले नहीं हैं, और अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। जब काका ने कालूराम की लकड़ियां खरीदने से साफ मना कर दिया तो कालूराम गांव के दूसरे लोगों के पास भी बेचने की कोशिश करने लगा। लेकिन कोई भी ग्रामीण उससे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि कालूराम ने उनकी तकलीफ का फायदा उठाते हुए बहुत महंगी दर पर लकड़ियां बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया था। कालूराम को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अब गांव का कोई भी आदमी उससे लकड़ियां लेने को तैयार नहीं था। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सुंदर कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। दिसंबर की कड़ाके की ठंड। जब पूरे गांव ने सर्द हवाओं के आगे घुटने टेक दिए, तब एक ईमानदार लकड़हारा रमेश मुश्किलों से लड़ रहा था। बारिश ने उसका काम ठप कर दिया। घर में राशन खत्म था। रमेश बेटा, क्या तुम जंगल से लकड़ियों का गट्ठर ले आए? इसे जल्दी से यहाँ दे दो ताकि हम तुरंत आग जला सकें। हाँ काका, जैसा आपने कहा था मैं ले आया। ये रहा लकड़ियों का गट्ठर, आप इसे ले लीजिए। रमेश बेटा, आज तुम्हें लकड़ियों का भुगतान नहीं हो पाएगा। असल में शहर से बेटे ने अभी तक पैसा नहीं भेजा है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है काका, इसकी फिक्र मत कीजिए। जब आपके पास पैसों का इंतजाम हो जाए तसल्ली से तब दे देना। ईश्वर तुम्हें ढेर सारा सुख दे मेरे बच्चे। तुम हमेशा खुश रहो और भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे। धन्यवाद काका, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब इजाजत दीजिए, मुझे बाकी लोगों को भी जल्दी से जल्दी लकड़ियां देनी है। नंदू काका, मैं दरवाजे पर हूं, क्या आप अंदर हैं? मैं आपकी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया हूं। हाँ बेटा, मैं बस आ रहा हूँ, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। काका, ये रही आपकी लकड़ियां, मैंने इन्हें यहीं रख दिया है। रमेश, आज माफ करना, पर मुझे अपनी जरूरत से थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए होंगी। हाँ काका, कोई समस्या नहीं, मैं अभी दे रहा हूं। देख लो, ये लो, आपकी बची हुई लकड़ियां हैं। अब सब ठीक है? ये रहे रमेश तुम्हारे लकड़ियों के पैसे। और हाँ, एक बात याद रखना, कल तुम ज्यादा लकड़ियां लाना, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि यह साल बहुत ठंडा रहेगा। ठीक है काका, आप निश्चिंत रहिए। मैं कल समय पर आपके लिए और लकड़ियां लेता आऊंगा।
दिन भर की मेहनत खत्म हुई और सारी लकड़ियां रमेश ने घर की राह पकड़ी। उसी पल ठंड का प्रकोप शुरू हुआ और तेज तेज हवाएं बहने लगी। हे भगवान, ये हवा तो सब कुछ जमा देगी। अगर मैं तुरंत घर नहीं पहुंचा तो पक्का ठंड लग जाएगी और मैं बुरी तरह बीमार पड़ सकता हूं। कृपा करके बस जल्दी से यह सफर